हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम पॉलिटी के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे और 4 को भी पढ़ेंगे। क्योंकि 3 में कम टॉपिक थे, इसलिए आज हम 2 चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? सरकार क्या है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा आज के सेशन का पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, सरकार क्या है। इसमें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने एक पीडीएफ में बना लिया है, उसको देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ध्यान रखिएगा, बना था वर्तमान में। लेकिन क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया। तो पहले कितने राज्य हुए? 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक राज्य माइनस हो गया, तो 28 राज्य हो गए टोटल ना। एक राज्य माइनस कौन सा हुआ? जम्मू कश्मीर हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, और यह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू और कश्मीर एक और दूसरा लद्दाख। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि वर्तमान में देश में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र में ही लोग सरकार को शक्ति देते हैं, और ऐसा लोग कैसे करते हैं? चुनाव के माध्यम से करते हैं। तो लोकतंत्र में लोग ही सरकार को विभिन्न शक्तियां देते हैं और चुनाव के माध्यम से ऐसा करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वही सरकार को शक्ति प्रदान करते हैं। कैसे? चुनाव के माध्यम से, और वे अपनी पसंदीदा किसको नेता को वोट देते हैं। आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं राजतंत्र क्या होता है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति है। मतलब जब कोई एक राजा या रानी निर्णय लेता है और सरकार को अकेले चलाता है तो वह राजतंत्री सरकार कहलाती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है। तो राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है। जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे, तो 9 प्रमुख व्यक्ति उनके पास थे जो सलाह देते थे, जिससे वह भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो राजतंत्री सरकार क्या होती है? जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। ध्यान रखिएगा, भारत में 1947 अर्थात आज़ादी के पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। तो गांधी जी समेत कई महत्वपूर्ण नेताओं ने इस व्यवहार का विरोध किया कि महिलाएं क्यों वोट नहीं दे सकती, या फिर कोई अन्य व्यक्ति क्यों वोट नहीं दे सकता, कुछ ही लोग क्यों वोट दे सकते हैं। आगे देखते हैं। उन्होंने भी जोर जोर से यह मांग उठाई। तो गांधी जी ने भी जोर और शोर से यह मांग उठाई थी। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था गांधी जी ने कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूँ कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी को होने का गुनाह किया है। तो इसको कब कहा था? 1931 में गांधी जी ने अपने यंग इंडिया पत्रिका में कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी नहीं दे सकता जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं है। और वह भी आदमी वोट नहीं दे सकता जो दिन भर पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह कर दिया, गरीब जन्म लेकर गुनाह कर दिया, क्योंकि वह गरीब है। आगे देखते हैं। आगे है कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। तो संसार में कहीं भी किसी भी देश में सरकार ने क्या किया? स्वेच्छा से अपनी शक्ति का बंटवारा नहीं किया। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी महिलाओं और गरीबों को क्या हुआ कि सरकार के कार्यों में भागीदारी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। तो महिलाएं जो आंदोलन कर रही थी अपने मत के अधिकार के लिए जो आंदोलन कर रही थी, वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती से प्रारंभ हो गया।
इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा गया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह ज़्यादा सक्रिय हो गया और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में मताधिकार आंदोलन महिला के क्या कहते हैं? सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। ध्यान रखिएगा, सफ्रेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। आगे देखते हैं। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को भी उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष को काम माने जाते थे। तो युद्ध के दौरान चूंकि अधिकतर जो पुरुष थे वह लड़ाई कर रहे थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो यह सोचा जाता था कि केवल पुरुष ही कर सकते हैं। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के कामों और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी हम लोगों ने उनकी महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में। तो जब महिलाओं ने विभिन्न काम करना शुरू किया और इन कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करना शुरू किया तो विभिन्न लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमने महिलाओं की क्षमता और उनकी योग्यता के बारे में कितनी रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, केवल पुरुष कर सकते हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना गया। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला मताधिकार आंदोलन बहुत ज़्यादा मजबूती पकड़ी और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का अर्थ क्या होता है? वोट देने का अधिकार। नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। ध्यान रखिएगा, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों का यह अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। तो प्रश्न अगर बनेगा कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद अर्थात 1928 में मिला। चलिए अब हम आज के दूसरे चैप्टर को पढ़ते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 से पॉलिटी का, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो आज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको देखते हैं। आगे देखते हैं। इस चैप्टर में पहला पॉइंट क्या है कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। तो दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद कानून पारित था, मतलब रंग में क्या किया जाता था? भेद किया जाता था, गोरे और कालों में। और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी। तो इनके अस्पताल भी अलग होते थे और अस्पताल की जो गाड़ियाँ होती थी वे भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ होती थी उसमें विभिन्न ज़रूरत के सामान सुसज्जित होते थे, जबकि अश्वेत लोगों के पास कुछ नहीं होता था, खाली गाड़ी होती थी। आगे देखते हैं। उनके लिए रेल एवं बस भी अलग होती थी। तो इनके लिए जो रेलगाड़ियाँ होती थी और बसें भी अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। यहाँ तक कि ये लोग एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते थे। बस और रेल इनके अलग तो होते थी, साथ ही बस स्टैंड भी अलग होते थे। तो इस प्रकार का रंगभेद कानून दक्षिण अफ्रीका में था। आगे देखते हैं। अश्वेत लोगों को वोट देने का इजाज़त नहीं दी। अश्वेत लोग वोट देने के लायक नहीं माने जाते थे, वे वोट नहीं दे सकते थे। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित की जाती थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। तो देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों को दी जाती थी और जो सबसे घटिया ज़मीन, जो बंजर ज़मीन होती थी, उसे अश्वेत लोगों को दी जाती थी, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण आदि होती थी, विभिन्न जो गलत गतिविधियाँ भी होती थी, वहाँ ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ भारतीयों को भी अश्वेतों को बराबर ही माना जाता था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को भी अश्वेतों के बराबर ही माना जाता था और इनकी कोई भी इज्जत नहीं की जाती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। आगे देखते हैं। आगे है कि दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। सोवेटो एक शहर का नाम है जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। यहाँ सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे ज़्यादातर, मुख्यतः वहाँ के श्वेत लोगों अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो श्वेत लोग होते थे, जो वाइट लोग होते थे, वे अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, अर्थात अफ्रीकांस बोलते थे। और अश्वेत लोगों की भाषा जुलू थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अगर बनेगा कि अफ्रीकन्स में जो अश्वेत होते थे उनकी भाषा क्या थी, तो जुलू थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने रंगभेद के खिलाफ बहुत ही लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली। और लास्ट में क्या हुआ कि 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तो प्रश्न बनेगा कि दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना, तो 1994 में बना। और इसमें नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे, उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। तब से क्या हुआ कि श्वेत और अश्वेत सभी को बराबर माना जाने लगा। आगे देखते हैं। आगे
हमारा शायद आज का लास्ट पॉइंट है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में आपने सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णराजा सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। तो कर्नाटक के जो कृष्णराजा सागर बांध है उससे जो पानी निकलता है वह कई जिलों में सिंचाई के काम आता है कर्नाटक में। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और इस पानी से क्या होता है, बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है और इसी कावेरी नदी के तमिलनाडु राज्य में क्या हुआ कि इसी नदी पर एक मेट्टूर बांध भी बनाया गया है और इस नदी से यहाँ के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है और दोनों बांध एक ही नदी पर बनाए गए हैं। दोनों बांध कावेरी नदी पे ही बनाए गए हैं। कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध और तमिलनाडु में मेट्टूर बांध बनाया गया है। दोनों बांध एक ही नदी पर बनाए गए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, मतलब कर्नाटक का जो कृष्णा राजा सागर बांध है वह ऊपर यहाँ है बांध और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध जो है वह नदी के निचले छोर पे है। तो कर्नाटक का जो मेट्टूर बांध है वह यहाँ है। तो मान लीजिए ये कहाँ है, राजा सागर बांध यहाँ है। तो यहाँ जब पानी छोड़ा जाएगा तभी तो मेट्टूर बांध में पानी आएगा। तो यही बात यहाँ दिक्कत हो गई थी। तो इसमें आगे है कि मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पे होने के कारण मेट्टूर बांध तभी भरा जा सकता था जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। तो ये यहाँ दिक्कत हो गई थी कि कृष्णा राजा सागर से जब पानी छोड़ा जाएगा बांध से तभी मेट्टूर बांध पे पानी भरा जा सकता है। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए और दोनों राज्यों को पानी तो आवश्यकता होती ही है जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है। इससे विवाद हुआ तो जो राज्य की सरकारें हैं उन्हें कदम उठाना पड़ा ताकि दोनों राज्यों के साथ पानी का सही बंटवारा हो पाए। तो प्रश्न अगर बनेगा कि कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है और उनसे संबंधित जो दो महत्वपूर्ण बांध है वो कौन से हैं, कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध और तमिलनाडु में मेट्टूर बांध। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य कंटेंट भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप इसकी पीडीएफ देख रहे हैं, लगातार बन रही है। जैसे ही क्लास 6 की पॉलिटी खत्म होगी वैसे ही आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।